वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल होलिक गाय में। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर सिविल जेई और एई में आए हुए हैं। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का चैप्टर 1 वाटर सोर्स एंड कन्वेंस। इसके ऊपर बेस्ड हम 30 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं एग्जाम्स के अंदर। तो इनमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री कंज्यूम्स द मैक्सिमम वाटर पर टन और फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो काफ़ी ज़्यादा पानी यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट को बनाने में। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं पेपर, पेट्रोलियम, स्टील मैन्युफैक्चरिंग या फिर शुगर मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, पेपर मैन्युफैक्चरिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि पेपर मैन्युफैक्चर करने के अंदर करीब करीब 200 से 400 किलो लीटर पर टन लग जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा वाटर को कंज्यूम करने वाली इंडस्ट्री है। वहीं अगर हम स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करती है पानी को, जबकि पेट्रोलियम रिफाइनिंग कम पानी यूज़ करने वाली इंडस्ट्री है। वहीं फर्टिलाइज़र और शुगर इंडस्ट्री ये भी काफ़ी कम पानी को यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो है इन इंडिया वाटर कंजम्पशन पर कैपिटा पर डे फॉर डोमेस्टिक पर्पस इन अ सिटी एरिया इज़। तो इनमें से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ 135 LPCD। आपको बता दें कि 135 LPCD एक जनरल डिमांड है जो कंज्यूम की जाती है। जनरली 135 LPCD इज़ टेकन फॉर नॉर्मल कंजम्पशन ऑफ पीपल। लेकिन वहीं कुछ क्वेश्चंस में आपको 200 LPCD भी देखने को मिल जाएगा आंसर। ये 200 का केस आपको बताते हैं क्या है, जहाँ फुल फ्लशिंग सिस्टम हो, यानी कि ऐसी सिटी जहाँ पर फुल फ्लशिंग सिस्टम प्रोवाइड किया गया हो, वहाँ पर जो हमारी डिमांड है वो 200 LPCD हो जाती है। इसके साथ चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है एक्विक्लूड्स आर परमिएबल फॉर्मेशन, इम्परमिएबल फॉर्मेशन, कंटेन्स वाटर या बोथ बी एंड सी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज़ बोथ बी एंड सी। एक्विक्लूड्स की बात करें तो एक्विक्लूड्स क्या हैं? ये क्ले के फॉर्मेशंस होते हैं, और आप जानते हैं क्ले एक ऐसी चीज़ है जो पानी तो कंटेन करती है, इट कंटेन्स वाटर, बट उस पानी को हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, बाहर निकाल नहीं सकते, यानी कि वो इम्परमिएबल फॉर्मेशन से। तो एक्विक्लूड्स का आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इसका डिस्कस कर लेते हैं। एक कुछ और भी आपने नाम सुने होंगे, जैसे कि एक्वीफ्यूज। अब नाम से ही समझ सकते हैं आप, ये फ्यूज़ है, तो ना तो ये पानी कंटेन करता है और ना ही ये पानी को निकालने देता है। जब कंटेन ही नहीं करेगा तो निकालने तो देगा ही नहीं। तो इस तरह से एक्वीफ्यूज क्या हैं? ये ग्रेनाइट या फिर रॉक के फॉर्मेशंस होते हैं। एक्वीफर आपने नाम सुना होगा। एक्वीफर क्या होते हैं? ये पानी कंटेन भी करते हैं और पानी को ट्रांसमिट भी करने देते हैं। एक्विटार्ड भी एक तरह की फॉर्मेशन है। ये पानी कुछ हद तक कंटेन करती है और कुछ ही अमाउंट में वेल्स को देती है। जैसे एक्विटार्ड इज दैट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच डज नॉट यील्ड वाटर फ्रीली टू वेल्स ड्यू टू इट्स लेसर परमिएबिलिटी ऑल्दो सीपेज इज पॉसिबल थ्रू इट। एक्विटार्ड में से सीपेज तो पॉसिबल है, पर ज़्यादा परमिएबल ना होने के कारण ये फ्रीली पानी को नहीं देता है वेल्स को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्यूपिट्स एजम्पशंस आर वैलिड फॉर। तो आपको याद हो तो ड्यूपिट्स की एजम्पशंस जो हैं वो अनकन्फाइंड एक्वीफर के लिए वैलिड होती हैं। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्यूपिट्स एजम्पशन आर वैलिड फॉर अनकन्फाइंड एक्वीफर। इसके अलावा जो ड्यूपिट की एजम्पशंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या फैक्ट्स है उसके अंदर।
द मीडियम शुड बी होमोजीनस। होमोजीनस मीडियम के लिए है आइसोट्रोपिक। मीडियम आइसोट्रोपिक होना चाहिए और इनफाइनाइट होना चाहिए, जो हमने देख लिया अनकन्फाइंड है। इसके बाद ड्यूपिट्स के असम्पशंस में फ्लो को रेडियल माना गया है, हॉरिजॉन्टल माना गया है और लेमिनार माना गया है। लेमिनार, हॉरिजॉन्टल और रेडियल, इस तरह का फ्लो होना चाहिए। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ अ वेल इज मेजर्ड बाय इट्स। तो किसी भी वेल की जो परफॉर्मेंस है वो उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। अब ये स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होता है? द परफॉर्मेंस स्पेसिफिक कैपेसिटी इज द मेजर ऑफ वाटर परकोलेटेड इनटू द वेल। यानी कि किसी भी कुएं के अंदर या किसी भी वेल के अंदर कितना पानी हम साइड से एंटर करा पा रहे हैं या कितना एंटर पानी हो पा रहा है, वो होती है उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी। अच्छा, जितना ज़्यादा पानी एंटर होगा उतना ही उसका यील्ड भी ज़्यादा होगा। तो जो मेज़र होता है वो स्पेसिफिक कैपेसिटी होता है किसी भी वेल की परफॉर्मेंस का। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच ऑफ दीज इज़ अ सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर। इन चारों में से कौन सा पानी का एक सब सरफेस सोर्स है? तो आपको पता ही होगा पानी का सब सरफेस सोर्स कौन सा होता है, जो ग्राउंड के नीचे हो, यानी अर्थ के लेवल के नीचे होने वाले जितने भी सोर्सेज हैं वो सब सरफेस सोर्स कहलाते हैं। इनमें से एक्वीफर्स यानी कि ऑप्शन बी एक लौता ऐसा सोर्स है जो ग्राउंड के नीचे है। बाकी लेक्स, रिवर, पॉन्ड वगैरह सब ये पानी सरफेस के ऊपर रहने वाले वाटर सोर्सेज हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7 सेज दैट डिक्रीज इन पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व्ड इन। यानी कि हमें पानी की कंजम्पशन में कमी कब दिखाई देती है? ऑप्शन ए सेज दैट हॉट क्लाइमेट के केस में, जो कि बिल्कुल गलत है। गर्मी में हमारा पानी ज़्यादा कंज्यूम होगा, कम नहीं। तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी कहता है गुड क्वालिटी वाटर। अगर अच्छा पानी हम लोगों को सप्लाई करेंगे तो उससे ज़्यादा ही कंजम्पशन होगी, कम नहीं होने वाली। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन सी सेज दैट मॉडर्न लिविंग के केस में, आपने पहले भी पढ़ा है कि मॉडर्न लिविंग के केस में पानी ज़्यादा यूज़ होता है, कम नहीं, क्योंकि फ्लशिंग सिस्टम वगैरह इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी बचा मीटरिंग सिस्टम। ये एक लौता ऐसा ऑप्शन है जो सही होगा, क्योंकि मीटर लगाने से लोगों का कंजम्पशन कम होने वाला है पानी को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इफ पर कैपिटा वाटर सप्लाई इज 180 लीटर्स पर डे, द अमाउंट ऑफ सीवेज फ्लो पर इंडियन कंडीशन इज। कि अगर हमने लोगों को 180 लीटर सप्लाई किया है वाटर एलपीसीडी के हिसाब से, तो सीवेज कितना जनरेट होगा इंडियन कंडीशन के हिसाब से? तो आपको पहले ही पता होगा कि एज पर इंडियन कंडीशन जो हम सीवेज एज्यूम करते हैं वो होता है 80% ऑफ सप्लाइड वाटर। दैट इज 80% ऑफ 180, which will be 144 LPCD, liters per capita per day. तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सेज दैट द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट कैन बी सप्लाइड फ्रॉम अ रिजर्वायर विद फुल गारंटी ड्यूरिंग क्रिटिकल पीरियड्स इज। क्रिटिकल पीरियड के दौरान, जिस दौरान कुएं में सबसे कम पानी रहता है, उस टाइम पर हम कितना पानी ले सकते हैं किसी भी वेल से? तो आपको बता दें कि मिनिमम वाटर जो एक वेल हमेशा सप्लाई करेगा वो होगा फर्म यील्ड। उसे हम फर्म यील्ड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बुरे से बुरे हालात के अंदर भी एक कुआं या एक वेल कितना पानी हमें सप्लाई कर सकता है मैक्सिमम, वो होता है फर्म यील्ड। अगला है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स आर डिज़ाइन टू मीट। कौन सी डिमांड को मीट करने के लिए हमारे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को डिज़ाइन किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज मैक्सिमम डेली प्लस फायर डिमांड के लिए।
इसके लिए हम अपने सिस्टम्स को डिज़ाइन करते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द वाटर लॉस इन वाटर सप्लाई इज अज्यूम्ड एज। जब हम वाटर सप्लाई को डिज़ाइन करते हैं सिस्टम को, तो उस टाइम हम कुछ एज्यूम करते हैं कि लॉसेस कितने होंगे। उन लॉसेस की वैल्यू को हम टोटल का 15% मानते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज 15%। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि यील्ड ऑफ वेल विल बी डैश इफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इज मोर। ऑब्वियसली अगर हम किसी सॉइल की परमेबिलिटी ज़्यादा बता रहे हैं, यहाँ पर कोई वेल बना हुआ है किसी सॉइल के अंदर, और इसके आसपास की जो सॉइल है हम कह रहे हैं कि ज़्यादा परमिएबल है, मीन्स इस वेल के अंदर ज़्यादा पानी का इनलेट हो पाएगा। इस तरह से इसकी यील्ड भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा पानी वेल के अंदर अगर आ रहा है ग्राउंड से, तो हम ज़्यादा ही पानी उससे यील्ड कर पाएंगे, यानी कि निकाल पाएंगे। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हेयर, दैट इज़ मोर। क्वेश्चन नंबर 13 says that a good structure of water requiring practically the least treatment। ऐसा स्ट्रक्चर पानी का जिसे हम कम से कम ट्रीटमेंट के बाद ही यूज़ कर सकते हैं। तो आपने चारों ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला है पेरिनियल रिवर। पेरिनियल रिवर के केस में आप देखेंगे हम रिवर से जनरली पानी नहीं लेते, पहले उसको काफ़ी सारा ट्रीटमेंट लगाते हैं और उसके बाद हम यूज़ करते हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। एन इम्पाउंडेड रिजर्वायर और एलिवेटेड टैंक, ये रिजर्वायर और टैंक ये भी सब हम वाटर सप्लाई सिस्टम्स में यूज़ करते हैं। इसका मतलब हम पूरी तरह से इनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ अ डीप वेल। क्योंकि आपने देखा होगा लोग गाँव में भी, विलेजेस के अंदर भी कुएं से डायरेक्टली पानी निकाल के उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये ऐसा ट्रीटमेंट है जिसको प्रैक्टिकली सबसे कम ट्रीटमेंट चाहिए, ऐसा सोर्स है पानी का। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। Question number 14 says that specific retention is least in case of। पहले देखते हैं स्पेसिफिक रिटेंशन है क्या। एक्चुअली स्पेसिफिक रिटेंशन होता है अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड अगेंस्ट ग्रेविटी, दैट इज अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड अगेंस्ट ग्रेविटी अपॉन अमाउंट ऑफ मीडियम ड्रेन्ड। ये होता है हमारा स्पेसिफिक रिटेंशन। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेविटी के अगेंस्ट में सॉइल ने कितना पानी रोका हुआ है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप ऑब्वियसली चारों ऑप्शंस में से कोर्स ग्रेवल में, यानी कि ऑप्शन डी में सबसे कम पानी रुकेगा, क्योंकि आप जानते हैं क्ले, सैंड और सिल्ट एज कम्पेयर टू ग्रेवल छोटे साइज़ के पार्टिकल्स हैं, और छोटे साइज़ के पार्टिकल्स ज़्यादा पानी को होल्ड कर सकते हैं। इस तरह से ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इफ डी इज द डेप्थ ऑफ अ एक्वीफर थ्रू विच द वाटर इज फ्लोइंग एंड द रिलेशनशिप बिटवीन परमेबिलिटी के एंड ट्रांसमिसिबिलिटी टी इज गिवन बाय। तो ये बहुत ही जनरल फॉर्मूला है और इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टी इक्वल्स टू के डी। आप इसको फ्यूचर के लिए भी याद रख लें, टी इक्वल टू के डी ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला है, तो इनका रिलेशन है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 says that the quality of water retained by the subsoil against gravity is called। ये हमने अभी पिछले ही क्वेश्चन के अंदर देखा था, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में, कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जो पानी होल्ड करती है हमारी सॉइल उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, स्पेसिफिक रिटेंशन। ये हमने 14 नंबर क्वेश्चन में अभी देखा था। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सेज दैट ग्राउंड वाटर इज जनरली फ्री फ्रॉम। ये भी हम देख चुके हैं, जो ग्राउंड वाटर होता है यानी कि जो हमारे वेल्स वगैरह से पानी निकलता है, जो हम कुएं से पानी निकालते हैं, वो जनरली फ्री होता है सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज से, क्योंकि पानी बहुत स्लोली मूव कर रहा होता है ग्राउंड के अंदर, और इस तरह से जब वो वेल तक आता है तो सारी जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ हैं वो सेटल डाउन हो चुकी होती हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 18 द वर्टिकल वेल्स प्रोवाइडेड अलोंग द बैंक्स ऑफ अ रिवर टू ड्रॉ ग्राउंड वाटर इन ड्राई सीजन आर कॉल्ड। ड्राई सीजन के अंदर जो हम वेल्स बना लेते हैं, इनसे पानी निकालते हैं, इनको क्या हम बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन वेल्स। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर।
जो हम वेल्स बनाते हैं इन्हें इन्फिल्ट्रेशन वेल्स बोलते हैं, जो जनरली रिवर के बैंक्स पे बनाए गए होते हैं। जैसे रिवर फ्लो कर रही है तो इस साइड यहाँ कुछ वेल बना होगा, यहाँ ऐसे साइड साइड में बैंक बना लेते हैं ताकि इन पे ड्राई सीजन में भी पानी मिल सके। क्वेश्चन नंबर 19 says that the strainer type tube well sunk is unsuitable for। जो हम ट्यूबवेल्स लगाते हैं और स्ट्रेनर टाइप होते हैं, स्ट्रेनर टाइप का मतलब यानी जो पाइप नीचे जा रहा होता है उसके अंदर कुछ परफोरेशंस बनी होती हैं इधर साइड साइड में, ये पाइप परफोरेटेड होता है ताकि साइड से पानी की एंट्री हो सके, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल। ये जनरली किसके लिए सूटेबल नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा फाइन सैंडी स्ट्राटा, ऑप्शन बी, क्योंकि फाइन सैंड जो होती है वो छोटे साइज़ के पार्टिकल्स हैं और उनका साइज़ कई बार इन होल्स से भी छोटा होता है, स्ट्रेनर के होल्स से। तो इस तरह से वो स्ट्रेनर में एंटर कर जाएंगी और जब पानी आएगा तो उसे वो मिट्टी वाला पानी हम कहेंगे, क्योंकि वो सैंड उसके साथ मिक्स होकर आने लग जाएगी पानी के। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 20, पर्ज्ड एक्वीफर्स आर फाउंड एट। पर्ज्ड एक्वीफर्स कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑब्वियसली पर्ज्ड एक्वीफर कौन से होते हैं, जो दो लेयर्स के बीच में हमारा पानी फंस गया होता है। जैसे कि ये हमारा ग्राउंड लेवल है और नीचे यहाँ पर दो हार्ड रॉक्स के बीच में, ये भी हार्ड रॉक है और यहाँ नीचे भी ये हार्ड रॉक है, इनके बीच में अगर हमारा पानी यहाँ फंसा होता है और ये पानी हम अगर निकालते हैं बाहर, तो इस एक्वीफर को क्या बोलते हैं हम, इसे हम बोलते हैं पर्ज्ड एक्वीफर। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, बिलो ग्राउंड सरफेस बट अबव द वाटर टेबल, क्योंकि ये वाटर टेबल से ऊपर है, वाटर टेबल कहीं इसके नीचे लाई कर रही होगी। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर द डिवाइसेस दैट आर इंस्टॉल्ड फॉर ड्राइंग वाटर फ्रॉम द रिसोर्सेज कॉल्ड। सोर्सेज से पानी निकालने के लिए जो डिवाइसेज यूज़ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो आपने पहले ही पढ़ा होगा, इनकी पूरी एक स्टडी होती है, उससे इंटेक स्ट्रक्चर कहा जाता है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इंटेक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम जैसे किसी रिवर के अंदर से जब हम पानी लेते हैं पाइप से ट्रीटमेंट करने के लिए, तो यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है कुछ इस तरह का, जिसे हम इंटेक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 सेज दैट व्हेन वाटर इज फ्लोइंग थ्रू सम continued aquifer the spring formed is known as। आर्टिशियन स्प्रिंग्स, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे नॉर्मल केसेस में एक्वीफर्स होते हैं वहाँ से जब हम पानी निकालते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिशियन स्प्रिंग्स कहते हैं। पानी यहाँ पर अंडर प्रेशर स्टोर्ड होता है, तो जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा भी इसको गैप देते हैं, जगह देते हैं ज़मीन के नीचे से, तो वहाँ से हमारा पानी बाहर निकलने लग जाता है, तो यहाँ एक्वीफर होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका आर्टिशियन स्प्रिंग्स। Question number 23 says that the total amount of moisture that can be retained in a soil sample subjected to downward pull of gravity is called। ये हम पहले भी 2 बार देख चुके हैं। एक्चुअली में क्या है, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट हमारा पानी होल्ड कर जाता है किसी भी सॉइल के अंदर, उसे हम क्या बोलते थे, उसे हम स्पेसिफिक रिटेंशन के नाम से जानते थे। क्या बोलते थे उसे, स्पेसिफिक रिटेंशन। और ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है कि स्पेसिफिक रिटेंशन का ही दूसरा नाम है फील्ड कैपेसिटी। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ग्रेविटी के अगेंस्ट सॉइल सैंपल हमारा कितना पानी होल्ड कर सकता है, इसे हम बोलते थे स्पेसिफिक रिटेंशन, उसी को हम फील्ड कैपेसिटी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कहता है। द डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ वाटर सप्लाई इन इंडिया इज मैक्सिमम फॉर। इंडिया में सबसे ज़्यादा पानी किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए या फिर बाथिंग के लिए। तो ये तो एक जनरल सेंस, कॉमन सेंस का ही क्वेश्चन है। बाथिंग के लिए सबसे ज़्यादा पानी हमें यूज़ होता है, क्योंकि ना हम एक दिन में 1 बाल्टी पानी या 2 बाल्टी पानी हम पीते हैं, ना ही उससे कुक करते हैं, बस सबसे ज़्यादा एक सिंगल पर्सन बाथिंग में उसको यूज़ कर लेता है। तो जो 24 नंबर है उसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बाथिंग। क्वेश्चन नंबर 25, द यूनिट ऑफ पर कैपिटा डिमांड इज। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम बार बार डिस्कस करते आए हैं। हम LPCD से इसको डिनोट करते हैं, दैट इज लीटर पर कैपिटा पर डे। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, लीटर पर कैपिटा पर डे, LPCD, दैट इज डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, एज पर IS 1172/1993 व्हाट इज द मिनिमम डोमेस्टिक वाटर कंजम्पशन या एनुअल एवरेज फॉर इंडिया
इंडियन टाउन्स एंड सिटीज़ विद फुल फ्लशिंग अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। ये हम पहले मैं आपको डिस्कस करके बता चुका हूँ। जब भी हमें फुल फ्लशिंग कंडीशन आ जाए, यानी कि फ्लशिंग सिस्टम लगाया हुआ है सिटी के अंदर, तो हम 200 LPCD लेते हैं। वहीं अगर यहाँ फ्लशिंग सिस्टम ना लिखा होता तो 135 लीटर हमारा आंसर हो जाता। बट इस केस में क्योंकि फ्लशिंग सिस्टम लिखा गया है तो ऑप्शन डी दैट इज 200 लीटर्स 200 LPCD हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27th। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ कर्व फॉलोज एस शेप। तो आपको पता होगा पॉपुलेशन का जो कर्व है वो कुछ इस तरह का होता है, तो एक एस शेप ये फॉर्म करता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पॉपुलेशन कर्व। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट इंडियन स्टैंडर्ड कोड प्रोवाइड्स स्पेसिफिकेशंस फॉर ड्रिंकिंग वाटर। आप देखें यहाँ 4 IS कोड दे रखे हैं, बल्कि एक्चुअली में सबका नंबर सेम है, सिर्फ उनके ईयर का फ़र्क है। तो ये हमें ध्यान रखने की बात है। ऑप्शन बी IS 10500 2012 ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है ड्रिंकिंग वाटर की और लेटेस्ट अपडेटेड कोड है अभी तक का, तो ये हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 29। रिगार्डिंग द फायर डिमांड फॉर सिटीज पॉपुलेशन ऑफ 169,000 द किलो लीटर्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड विल बी। इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है जो आपको बताता हूँ अभी। फायर डिमांड के लिए 100/√P ये हमारा फायर डिमांड के लिए फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला। यहाँ पे √P क्या है, पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स। कितने हज़ार लोग हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 169,000 की पॉपुलेशन हमें बताई हुई है, तो यहाँ हो जाएगा 169 P की वैल्यू हो जाएगी हमारी। तो इस फॉर्मूले में जो हम पुट करेंगे 169 का अंडर रूट इंटू 100 दैट इज 1300 किलो लीटर्स ऑफ वाटर विल बी रिक्वायर्ड। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। जो हमारा जनरल फॉर्मूला है फायर डिमांड के लिए, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है 100√P। इस फॉर्मूले में मैंने वैल्यूज़ को डाला और यहाँ P क्या है, पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स, कितने थाउजेंड की पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर 169,000 हमें दिखाई दे रहा है, तो P की वैल्यू यहाँ पे हो गई 169 और 169 का रूट होता है 13, तो 1300 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। रिगार्डिंग द फायर डिमांड फॉर सिटीज़ हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 144,000 किलो लीटर्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड विल बी। ये सिमिलरली 29 नंबर क्वेश्चन की तरह वही सेम आंसर है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अपनी तरफ से। वही सेम फॉर्मूला यहाँ फॉलो करेगा, Q विल बी इक्वल टू 100/√P। P की वैल्यू यहाँ पर 144 हो जाएगी, तो Q हमारा आ जाएगा 1200। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31st नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन पॉपुलेशन। चेंज इन पॉपुलेशन के लिए कौन कौन फैक्टर हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑब्वियसली नंबर ऑफ पीपल, जितने बर्थ होंगे, नंबर ऑफ बर्थ होता है, और कितने लोग डाई हुए यानी डेथ भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और कितने लोग माइग्रेट कर गए ये भी हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इकलौता ऐसा यहाँ पर ऑप्शन जो यहाँ फॉलो नहीं कर रहा है वो है ऑप्शन डी दैट इज डिज़ाइन पीरियड। डिज़ाइन पीरियड का पॉपुलेशन ग्रोथ से या पॉपुलेशन चेंज से कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। द फायर डिमांड ऑफ अ सिटी में वर्कड आउट बाय। किसी भी सिटी की फायर डिमांड हम कौन कौन से फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, तो ये देखते हैं। द फायर डिमांड ऑफ अ सिटी में बी वर्कड आउट बाय, हम किसी भी सिटी की फायर डिमांड को किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ सारे ही ऑप्शन सही हैं इन सभी फॉर्मूलाज से, बल्कि इनके अलावा कुछ और भी फॉर्मूलाज हैं जिनसे हम फायर डिमांड को वर्कआउट कर सकते हैं किसी भी सिटी के। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, वो देख लेते हैं कौन कौन से फॉर्मूला क्या क्या हैं। एक तो जनरल फॉर्मूला हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जो कि था 100/√P। उसके अलावा कुचलिंग्स फॉर्मूला क्या कहता है। कुचलिंग्स फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू 3182/√P, और यहाँ P वही नंबर ऑफ 1000 पीपल है, यानी कि जितनी पॉपुलेशन है उसे हम 1000 से डिवाइड करके P की वैल्यू निकाल लेंगे। वही फ्रीमैन्स फॉर्मूला है
फ्रीमैन्स फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू 1136 P/5 + 10। ये हमारा फ्रीमैन्स फॉर्मूला है। नेशनल बोर्ड ऑफ अंडर राइटर्स फॉर्मूला, या जिसे हम अंडर राइटर्स फॉर्मूला भी कहते हैं, ये है Q इक्वल्स टू 4637 √P इंटू 1 माइनस 0.01 √P। कुछ इस तरह से लीटर पर मिनट्स में यहाँ पर वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमें देखने होते हैं, कई बार आ भी जाते हैं। बाकी के क्वेश्चंस के ऊपर जो भी चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं उन पे हम एक और डिटेल्ड वीडियो इसी तरह से बनाएंगे। और अगर आप लोगों को कंटेंट और एफर्ट्स अच्छे लगें तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।